का अधिकांश भाग लगभग 95% इसी कारक से निर्माण होता है और इसके अनुसार इस कारक की कॉमन मात्रा दी गई संख्याओं के सहसंबंध को निर्धारित करती है। दो मानसिक क्रियाओं में एक निश्चित सहसंबंध पाया जाता है। इससे पता चलता है कि एक सीमा तक जी कारक इन दोनों क्रियाओं में सक्रिय रहेगा। जी फैक्टर्स है दोनों में सक्रिय रहता है, जी कारक स्थायी रहता है। मोस्टली जो जी फैक्टर्स है इसको हम स्टेबल के रूप में लेते हैं। ये स्टेबिलिटी लिए हुए फैक्टर्स होता है, यानी ये आपको हमेशा एक्टिव रहेगा। स्पीयरमैन ने अपने अध्ययनों में एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक कारकों को सकारात्मक सहसंबंध पाया गया है, परंतु यह सहसंबंध पूर्णतः नहीं होता है। देखो मानता है ये स्पीयरमैन की दो फैक्टर्स के बीच में कोरिलेशन होता है, लेकिन हमेशा ये कोरिलेशन कॉमन नहीं होता है, मोस्ट होता है यही माना जाता है। इसका अर्थ है कि बुद्धि में जी कारक के अतिरिक्त कोई दूसरा आवश्यक तत्व भी सम्मिलित रहता है जिन्हें विशिष्ट कारक स्पेसिफिक फैक्टर्स माना गया है। एस को क्या माना गया है? स्पेसिफिक फैक्टर्स। तो स्पेसिफिक फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि एस एक विशिष्ट क्रिया के लिए विशिष्ट होता है। ये सभी क्रियाओं के लिए अलग अलग होगा। ये संख्या के अनेक होते हैं, इनका वास्तविक बुद्धि से बहुत कम योगदान होता है, ये सीखने में बहुत प्रभावित होते हैं। जी फैक्टर्स तथा इसके जी फैक्टर्स से ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, मतलब एस और जी फैक्टर्स हैं दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। विभिन्न व्यक्तियों की इनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। देखो इसका एक एग्जांपल मेन आप ये ले सकते हो। जनरल फैक्टर्स आप में क्या है, आप सबका हिंदी और इंग्लिश कॉमन है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो आप सारे फर्स्ट ईयर के, तो आपका हिंदी इंग्लिश तो एक रहेगा, कॉमन रहेगा ना। वो कॉमन फैक्टर्स आ गया तो वो किस में कंसिडर होगा? जी फैक्टर में। लेकिन फिर जब आपके स्पेसिफिकली सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, जैसे किसी के पास ज्योग्राफी है, किसी के पास पॉलिटिकल है, साइकोलॉजी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, ये फिर कौन से सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं आपके एस वाले फैक्टर्स में। ये कौन से सब्जेक्ट्स हो गए फिर? सारे स्पेसिफिक फैक्टर्स। जनरल फैक्टर्स कौन सा हो गया? सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो गए, सारे के पास हिंदी इंग्लिश कॉमन है, तो जो एस फैक्टर जी फैक्टर्स है वो तो सबका कॉमन हो गया। लेकिन जहाँ पे तुम्हारे सब्जेक्ट्स का जो अलग अलग स्पेसिफिकली आने लगे, कि आपने कहा कि मैं अपनी साइकोलॉजी की क्लास में जा रहा हूँ, वहीं पे आप क्या हो गए स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रूप में हो गए हो। आपने कहा कि मैं उस क्लास में जा रही हूँ, तो वो आपका कौन सा हो गया कि स्पेसिफिक अलग सब्जेक्ट हो गया, अलग एक क्लास हो गई है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे स्पीयरमैन ने बताया कि जी कारक को बुद्धि के मापने हेतु आवश्यक रूप से लिया गया है। जो जी फैक्टर्स है ना, ये आपके इंटेलिजेंस में एक मेन फैक्टर रहेगा, लेकिन एक ठोस परीक्षण वह होता है जो विभिन्न क्रियाओं में जी कारक का पर्याप्त सैंपल रखता है। ऐसे परीक्षण की सामान्य सामग्री सर्वोत्तम परीक्षण सामग्री कहलाती है। जी कारक की अधिकतम मात्रा की मांग करती है। तो यहाँ पे मेन जो आपका फैक्टर बताया है, किसको बताया गया है? जी को, जो कॉमन है। और जो आपका स्पेसिफिक फैक्टर्स है वो क्या आ गया? जो आप में एक स्पेसिफिक एबिलिटी होगी उसको इंटेलिजेंसी में कंसीडर किया गया है। सभी व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से इसको देखा जाता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। इस सिद्धांत का अपना एक विशेष महत्व है। इस सिद्धांत में बुद्धि के सिद्धांतों का निर्माण हेतु पथ प्रदर्शन का कार्य किया जाता है। यहाँ पे ये कहते हैं कि ये बुद्धि के पथ प्रदर्शन के कार्य के रूप में करता है। अधिकतर बुद्धि परीक्षणों का निर्माण इस सिद्धांत की मान्यता पर किया गया। जितने भी इंटेलिजेंसी के परीक्षण बने हैं मोस्ट ऑफ द, वो ज़्यादातर इसके जो स्पीयरमैन का कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर बने हुए हैं। जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर्स के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। ये सिद्धांत जी कारक तथा एस कारकों के आधार पर व्यक्तिगत भेदों को व्याख्या करने में सफल रहा। इस सिद्धांत को सबसे ज्यादा सफल क्यों माना जाता है? क्योंकि ये स्पेसिफिक फैक्टर्स में जी और एस को स्पेसिफिकली डिवाइड करने या अलग करने में और व्यक्तियों के मेजरमेंट करने में ज्यादा सफल रहा है, इसलिए इसको माना गया है। इस सिद्धांत की स्पीयरमैन की मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों के कारण विश्लेषण हेतु भी दिशा निर्देशन प्रदान करता है। ये एक एनालिसिस करने में, इंटेलिजेंसी को एनालिसिस करने में भी अपना एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है और स्पीयरमैन की थ्योरी, इसलिए इसको एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी के क्षेत्र में एक विशेष योगदान माना जाता है और एक विशेष सिद्धांत के रूप में इसको लिया जाता है। गिलफोर्ड ने स्पीयरमैन के कारकों को कोई विशेष महत्व नहीं दिया। देखो इसको काफी सारी बेनिफिट्स होने के बावजूद भी इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई है।
क्या है, इस सिद्धांत का हमने स्पेसिफिक माना कि जो स्पीयरमैन की थ्योरी है, इस फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स के बेस पे विशेष एनालाइजिंग किया गया है। इनके विशेष एनालाइजिंग होने के बावजूद भी इसकी काफी कुछ आलोचनाएं हुई है। हम कुछ आलोचनाओं के ऊपर देखते हैं। इसकी आलोचनाओं में सबसे पहले गिलफोर्ड ने दिया है 1964 में, बताया कि स्पीयरमैन ने समूह कारक को कोई विशेष महत्व नहीं दिया। गिलफोर्ड ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ दो ही फैक्टर्स पे फोकस किया, किस पे, एक तो जनरल पे और एक स्पेसिफिक पे। लेकिन इसने जो हमारी इंटेलिजेंस है, ये तो एक समूह के योगदान के रूप में होती है, यानी इसने एक ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंस को इंपॉर्टेंस नहीं दी है। ये किसने इसका आलोचना की है? गिलफोर्ड ने। ठीक है, उसके बाद इसकी आलोचना हुई है जी फैक्टर्स का अस्तित्व शंका युक्त है। वो कह रहे हैं कि जनरली जो जनरल फैक्टर्स है वो भी कुछ, उसका अस्तित्व पर भी कुछ शंका की गई है। अध्ययनों में पाया गया है कि जी सार्वभौमिक नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि जो जनरल फैक्टर्स है ये यूनिवर्सल नहीं होता। यूनिवर्सल नहीं होता इसलिए माना गया है क्योंकि देखो अलग अलग क्षेत्र में लोगों की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, अलग अलग जनरल फैक्टर्स आ जाते हैं। आपके एरिया में कुछ है, कहीं आप दूसरे स्टेट में चले जाओगे तो वहाँ की जनरली कुछ और हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि एक यूनिवर्सल फैक्टर नहीं माना जाता, जबकि स्पीयरमैन ने इसको एक यूनिवर्सल फैक्टर के रूप में लिया गया है। सेकंड थ्रस्टन ने इसको कहा गया है, इसी में देखो ये कहा है, उन्होंने भौतिक परीक्षणों के 7000 सहसंबंध गुणों की जांच की थी, लगभग 17% तो शून्य मूल्य की थी। मतलब ये कह रहे 7000 गुणों की जब उन्होंने एक कंपैरिजन किया, एक स्टडी किया, तो उसमें से लगभग 17% तो वो शून्य ही माने गए थे। सेकंड थॉर्नडाइक कह रहे हैं, थॉर्नडाइक, थॉमसन, थ्रस्टन तथा कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी बताया है कि बुद्धि में एक या दो तत्व ही सम्मिलित नहीं होते। वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंसी में केवल एक या दो तत्व ही सम्मिलित नहीं, बल्कि इंटेलिजेंसी में तो बहुत सारे कारक इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका ये मानना है। पियर्सन कह रहे हैं इस सिद्धांत का आधार बनने वाले अध्ययनों की पद्धति संबंधी दोषों को भी और संकेत किया है। ये कह रहे हैं कि जो इसमें एक सिद्धांत लिया हुआ है, इसका जो एक मेथड है वो भी सही तरीका उनको नहीं लग रहा है। ठीक है, स्वयं स्पीयरमैन ने भी महसूस किया कि बुद्धि में केवल दो कारकों के अतिरिक्त तीसरे कारक की भी उपस्थिति होती है। ये इसकी आलोचना। स्पीयरमैन भी कह रहे हैं कि इंटेलिजेंसी में केवल दो कारक ही नहीं, एक और भी कारक की उपस्थिति होती है। वो भी ये मानते हैं कि इंटेलिजेंसी केवल दो ही कारकों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि और भी कारक इसमें सम्मिलित होते हैं।